I welcome you all for the journey of Third Eye Prescription book by Dr. Mayuresh Mahajan. So today हम लोग कहाँ से पेज नंबर 53 से स्टार्ट करेंगे रीडिंग. तो ये है आईज का. तो आईज, आई वांट टू एंड आई डोंट वांट टू सी. तो आईज का मेन कंसर्न क्या, मैं चाहता हूँ या मैं नहीं चाहता हूँ देखना. तो यही दो चीजों से गाइड होगी. तो डेफिनेशन ऑफ आई. The human eye is a sensory organ, part of the sensory nervous system that reacts to visible light and allows us to use visual information for the various purposes, including seeing things, keeping our balance. हाँ, पेज नंबर 53 नहीं मिला. 13 जैन को चाहिए, देखिए 13 जैन को नम्रता मैम ने शेयर किया हुआ है. हाँ, ईयर्स के बाद है वर्टिगो 53. हाँ नहीं, वो थोड़ा सा हैपेजर्ड हुआ है आई थिंक. सो उन्होंने सारे ही पेज शेयर कर दिए थे, तो देखिए उसमें है कि नहीं, आई डोंट नो. उन्होंने फिर जो नमता मैम ने नहीं किए थे वो शेयर किए थे आई थिंक. सो थोड़ा और ऊपर जाइए, ऊपर है, क्योंकि अश्विनी मैम को भी नहीं पता था कि कौन सा शेयर्ड हो चुका है, फिर उन्होंने फिर डाला था. 13 जैन की डेट में चाहिए, देखिए है, मिला. हाँ. So the human eye is a sensory organ, part of the sensory nervous system that reacts to visible light and allows us to use visual information for various purposes, including seeing things, keeping our balance, and maintaining circadian rhythm. तो आइज का डेफिनेशन सर कैसे बताया कि एक जो इंसानी आंखें हैं वो एक सेंसरी ऑर्गन, मतलब वो सेंस, बाहर से सेंस करता है स्टिमुलस, और फिर वो जो नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है, सेंसरी पार्ट है, मतलब लेने वाला, मतलब कि वो अभी सेंस करेगा बाहर से स्टिमुलस को, और फिर वो उस हिसाब से रिएक्ट करेगा किसको, जो दिखने वाली जो लाइट है, जो लाइट विजिबल है, और फिर हमको क्या अलाउ करता है, विजुअल इंफॉर्मेशन हम यूज कर पाते हैं. किस लिए, अलग अलग कामों के लिए, जैसे चीजों को देखने के लिए, हमारा बैलेंस भी मेंटेन करता है रेदर, और सर्काडियन रिदम, मतलब ये जो दिन और रात का जो सेंस है, वो तो बॉडी में भी ये क्लॉक चलता है, तो उसको भी मेंटेन करने में आईज का रोल रहता है. What is the most expressive part of a person's face? Which is the most expressive part of a person's face? तो एक इंसान का जो फेस है उसका सबसे ज्यादा जो एक्सप्रेशंस दे वो कौन सा पार्ट है. तो I don't have to tell you guys that love in is seen in the eyes. तो सर बता रहे हैं कि ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि जो प्यार है वो आंखों में पहले दिख जाता है. These eyes allow you to see the vibrant colors of the nature. You perceive the whole world by your vision. तो ये जो आंखें हैं ये हमको जो अलग अलग के कलर्स हैं जो नेचर में, वो हम उसको देख पाते हैं, और हम पूरे संसार को इसी आंखों से समझते हैं कि कैसे है, और वो हमारा विजन के थ्रू हो पाता है. आईज आर सोर्स ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस. तो ये आंखें जो हैं हमारी भावनाओं को भी प्रकट करने में मदद करते हैं. नंबर 1, मेटाफोरिकली आईज मीन्स विजन. तो मेटाफोरिकली जो आईज का मतलब हो गया वो विजन, हमारी जो देखने की शक्ति, जो नजर, जो दिख रहा है हमको. फिर सेकेंड, द वे वी लुक एट समथिंग. तो हम किसी चीज को किस तरीके से, किस नजरिए से देख रहे हैं, तो वो भी आईज से हम डिनोट करेंगे. फिर द वे वी लुक एट अ सिचुएशन. कोई एक सिचुएशन है, कोई स्थिति है, परिस्थिति है, उसको हम कैसे देख रहे हैं, तो ये भी आईज का ही रोल है. द वे वी परसीव, किसी चीज को हम कैसे समझ रहे हैं, तो वहां भी हम आईज. तो ये सब मेटाफोर के रूप में ही आएगा आगे. थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, तो भविष्य के बारे में भी सोचना, तो वो भी हमारा आईज के थ्रू का ही एक्सप्रेशन है एक. वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर. फ्यूचर में क्या, क्या हम बोलते हैं भाई फ्यूचर दिख रहा है, तो दिख रहा है बोलते हैं, तो फ्यूचर में क्या होगा, तो वहां पे भी
आइस की रोल आएगी। ये तो थोड़ा धुंधला है, इज इट क्लियर टू अदर्स? राव सर वॉज अ विजनरी, ऐसे आई थिंक सो लिखा है। तो मतलब कि वो दूरदर्शी थे राव सर। आई मीन ही कुड एनालाइज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, जज द जज द फ्यूचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जज द फ्यूचर ऑफ अ पर्सन with with rational reasoning। तो सर मयूरेश महाजन सर बता रहे हैं राव सर के बारे में कि वो एक विजनरी थे, मतलब दूर की चीज को भाप लेते थे जो। तो सर बता रहे हैं कि मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि फ्यूचर एनालाइज कर लेते थे, क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब हम कोई चीज करते हैं तो भाई उसका फ्यूचर सोचते हैं थोड़ा कि भाई कैसा हो, तो वो उसको अच्छे से एनालाइज कर लेते थे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा भविष्य, वो भी वो जज कर लेते थे। फिर एक इंसान का भी फ्यूचर, उसको भी। तो कैसे? एक रैशनल रीजनिंग उसके पीछे रहती थी उनकी। ही हैड ऑलरेडी सेड वाइजली दैट द डेज ऑफ सिंगल सिंगल जीनियस आर ओवर, सो वी नीड टू वर्क टुगेदर इन फ्यूचर। तो मयूरेश महाजन सर बोलते हैं कि राव सर बोलते थे कि अभी मतलब कि ये मतलब सही तर्क से बोला गया है कि एक इंसान जो सोचे, जीनियस जो उसके वो वाला इरा चला गया, अभी हमको सबको एक साथ काम करना होगा फ्यूचर में। दिस इज वॉट दिस इज वॉट अ विजनरी डज। तो यही जो एक विजनरी जो है वो ये करता है। द वे वी लुक एट आवर सेल्फ, पीपिंग इन टू वन सेल्फ, वैल्यूइंग वन सेल्फ। तो हम अपने को किस तरीके से देखते हैं, फिर हम खुद में झांके, हम खुद की वैल्यू को देखें कि क्या है हम, व्हाट आर वी। तो ये सर बता रहे, तो विजनरी बनना है हमको भी। Definition of blindness. The term blindness is used for complete or nearly complete vision loss। तो जो ब्लाइंडनेस जो बोला जाए वो या तो पूरी तरह से या थोड़ा मतलब कि नियर अबाउट उसका जो देखने की क्षमता का खत्म हो जाना, तो वो ब्लाइंडनेस होगा। It is a complete loss of vision, inability to see anything, and the main cause being retinal detachment। तो क्या बना है कि ये जो ब्लाइंडनेस है ये क्या पूरी तरह से दिखना जो खत्म हो जाए किसी का, और या फिर कोई चीज को ना देख सकना। तो मेन इसका कॉज बताया गया है कि जो रेटिना होता है जिसपे की इमेज फॉर्म होती है और उसी वजह से सिर्फ वो डिटैच हो जाता है, तो इस वजह से ये ब्लाइंडनेस आती है। Metaphorically, or the third eye explains that there is no light in his life, no sparkle in his life, it can be considered that there is no clear reason to live life। तो मेटाफोरिकली क्या बोलेंगे कि थर्ड आई के थ्रू सर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो इंसान है उसकी लाइफ में कोई भी रोशनी नहीं है, उसकी कोई चमक नहीं है उसकी जिंदगी में। मतलब ऐसा देख सकते हैं कि उसको कोई एक क्लियर रीजन नहीं है कि भाई वो क्यों जीना चाहिए। Another reason can be when someone is detached strongly from his or her loved ones, that is no source of light in his life। Light here can be taken as hope or happiness also। और क्या बने सर कि दूसरा कारण क्या हो सकता है कि कोई कोई इंसान जो डिटैच मतलब कट ऑफ कर लिया है उसने अपने आप को, जो उसके लव्ड वंस हैं उनसे। लव्ड वंस मतलब क्या, सोर्स ऑफ लाइट, जो एक रोशनी उसकी आशा की किरण डालते हैं जो लोग उसके आसपास। तो वो और उनको एक आशा और खुशी ऐसे इसका स्रोत माना जाता है, जो लव्ड वंस जो फैमिली में। तो यहाँ से वो पर्सन ने अपने को अलग कर लिया है, डिटैच कर लिया है। फिर definition of retina. The retina, from Latin rete means net, is the innermost light sensitive layer of tissue of the eye
of vertebrate most vertebrates and some mollusks. So सर बता रहे हैं डेफिनेशन ऑफ रेटिना कि रेटिना जो लेटिन वर्ड रेटिस है जिसका मतलब नेट है, ये सबसे अंदर वाला भाग है जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव है और वो ऐसा लेयर का टिश्यू ऐसे लेयर ऑफ टिश्यू से बना है जो लाइट को सेंसिटिव है और ज्यादातर वर्टिब्रेट्स मतलब वो जो स्पाइनल कॉर्ड जिनकी होती है मतलब हम उसमें ही फॉल करते हैं और कुछ मॉलस्क में भी ये होता है। तो मलस मतलब जैसे हम ले लें शंख वगैरह स्नेल्स ये सब हो गए तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। ऑप्टिक्स ऑफ द आई create a focused two-dimensional image of the visual world on the retina, which translates that image into electrical neural impulses to the brain to create visual perception. So क्या हो रहा है कि ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है वो जो लाइट का किसी सरफेस पे गिरना फिर वहां से रिफ्लेक्ट होना फिर इमेज बनना। तो जो आई का जो ऑप्टिक्स है वो क्या करता है वो टू डायमेंशनल इमेज वर्ल्ड का देता है। तो टू डायमेंशन मतलब जो उसका हाइट एंड ये सॉरी लेंथ एंड ब्रेथ वैसा होगा तो वो एक टू डायमेंशन इमेज देता है रेटिना पे। और ये जो अब ये जो इमेज है इसको किस में कन्वर्ट करा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में जो नर्व्स के थ्रू कैरी होता है ब्रेन तक और फिर इससे जो एक विजुअल परसेप्शन मतलब जो चीज कैसी दिख रही है वो हमारी इमेज एक ब्रेन में फॉर्म होती है। The retina serves a function analogous to that of a film और इमेज सेंसर इन अ कैमरा। तो रेटिना का यहाँ पे काम कैसा हो गया एक जो फिल्म रहती है जैसे हम पिक्चर कोई लेते हैं या कोई मूवी चल रही है तो एक फिल्म रहती है तो वो पार्ट रेटिना का हो गया रेटिना का रोल वो हो गया हमारे आईज में। द द थर्ड आई perspective of retina indicates the attachment towards money. हाँ towards life connection in your life और connectivity of life। तो सर बता रहे हैं कि जो इसका थर्ड आई प्रिस्क्रिप्टिव जब देखेंगे हम रेटिना का तो ये बता रहे हैं हमारा जुड़ाव किससे जिंदगी से किस तरीके से हम हमारा जुड़ाव है हम लाइफ के साथ कैसे जुड़े हैं या फिर आ, हाँ और या फिर जिंदगी में हमारे जो कनेक्शंस हैं वो कैसे हैं तो वो ये डिनोट करेगा। If there is separation or detachment from a person you love the most or you are closely attached to, that is the light of your world which gets separated and this may lead to retinal detachment। तो अगर कोई सेपरेशन की बात है या कुछ किसी से दूर होने की डिटैचमेंट वाली बात है किसी पर्सन से जिसको कि बहुत प्यार करते हैं हम तो मतलब कि बहुत ज्यादा उससे क्लोजली हम जुड़े हुए हैं मतलब वो हमारी लाइफ में एक रोशनी का काम कर रहा है जो हम इस संसार में एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो जो बंदा है वो हमारे लिए एक लाइट की तरह है और वो सेपरेट हो जा रहा है। सो ये कारण लीड कर सकता है रेटिनल डिटैचमेंट को। अ ब्लाइंड पर्सन because of retinal detachment cannot even see the person next to him। What does it mean? तो एक जो अंधा इंसान है वो रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से जो उसके बाजू में भी पर्सन बैठा है उसको भी वो नहीं देख सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? It indicates that this blind person has almost been disconnected with the entire world। तो ये क्या दर्शाता है कि ये जो अंधा इंसान है ये पूरे जगत से ही अलग थलग हो गया है डिस्कनेक्टेड हो गया है। The third eye perspective may be correlated with detachment from light। तो थर्ड आई perspective क्या हो गया इसका फिर कि detachment from light, detachment from happiness, detachment from ray of hope, detachment from loved ones very closely attached with you। फिर द इमोशंस कैन बी तो ये थर्ड आई प्रिस्क्रिप्टिव हो गया उसका इमोशंस क्या हो सकते हैं इसके पीछे
वन ही और शी वॉज माई होल वर्ल्ड, ही और शी हु गेव मीनिंग टू माई लाइफ। तो मतलब वो पूरा संसार उसका था, वो बंदा जिससे वो अलग हो गया, और या फिर जिसने मेरी जिंदगी को एक अर्थ दिया। He or she was the one who enlightened my life, made my life colorful. तो वो जो बनना था, मतलब किसके रोशन, जिससे कि डिटैचमेंट हो गए, तो वो बनना मेरी लाइफ में एक रोशनी का काम कर, जिसने मेरी लाइफ को रोशन कर दिया था और मेरी जो जिंदगी को बहुत ही रंगीन बना दिया था। फिर इट मे बी अ सिचुएशन विच मे लैंड हिम और हर इनटू डार्कनेस। ये एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसमें वो जो बंदा है, जो इससे सफर हो रहा है, वो एक अंधेरे में पड़ गया है। तो आई कांट सी माई वाइफ इन सच बैड सिचुएशन। या फिर वो भी इमोशन हो सकता है इसके साथ जुड़ा, कि जो वाइफ है उसके लिए वो फीलिंग आ रही है कि उसको बुरी स्थिति में नहीं देख सकता हूँ। Hence, loss of vision may be due to loss of detachment of retina. तो इस तरह की रोशनी, जो देखने की रोशनी खत्म हो जाना, ये डिटैचमेंट, रेटिना डिटैचमेंट की वजह से होगा, होता है। Most of the elderly people suffer from blindness due to complications in glaucoma and cataract. तो ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अंधेपन के शिकार होते हैं, और उनका मेन जो होता है कारण, वो ग्लोकोमा और कैटरेक्ट जो आइज की बीमारी है उसके एज अ कॉम्प्लिकेशन के तौर पे आ जाता है। As they get older, there remains no charm and reason to live, and then slowly they lose their vision. तो जैसे जैसे वो बूढ़े होते जाते हैं, वो उनको जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, कोई जीने का कोई कारण नहीं रह जाता है, और धीरे धीरे वो उनकी आंखों की रोशनी खत्म होने लगती है, और डिस्पेयर फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर को लेके वो बहुत निराश हो चुके होते हैं। तो आई थिंक सो इससे हमारा लेसन क्या है कि जो बुजुर्ग हैं उनके साथ हम थोड़ा सा जॉली रहें, फ्रेंडली रहें, उनको लाइवली रखें, तो ये चीजों को थोड़ा सा प्रोग्रेस कम कर सकते हैं। वैसे तो एक प्रोग्रेस ही है, लाइफ का एक पार्ट है, बट स्टिल आई थिंक सो इट कैन बी, वो स्पीड कम हो सकती है। बट माई डियर रीडर, it should be clear in your mind that if a person loss of vision at loses its vision at an early stage of life, then there must be some reason as illustrated above and many more. तो सर बता रहे हैं कि हमें अपने दिमाग में ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पर्सन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब ओल्ड एज में तो बता रहे हैं कि भाई ये कारण ऐसे से आ रहा है, तो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में अगर ऐसा कुछ हो गया, तो इसका मतलब हो गया है कि जो ऊपर रीजंस दिए हैं उसमें से कोई हो सकता है, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेज नंबर ये है 58 है आई थिंक सो। Another reason, as illustrated above and many more, another most important psychodynamic aspect is that the person was not willing to look at himself. दूसरा साइकोडायनेमिक एस्पेक्ट क्या हो सकता है इसका, कि जो इंसान है, जो इससे ग्रसित है ब्लाइंडनेस से, वो अपने खुद को देखने के लिए भी तैयार नहीं है। Just one minute. Okay. Someone who is not ready to face himself, the one who feels himself pathetic and miserable about his own deeds. तो कोई ऐसा इंसान जो जो तैयार नहीं है क्या फेस करने को, खुद को ही फेस करने को नहीं था, जो कि बहुत अपने आप को बहुत दयनीय, बहुत ही बुरी परिस्थिति में ऐसा अपने को समझ रहा है, खुद के करने को वो वैसा समझ रहा है।
तो कैसे हैं, बोले कि अपनी ही नजरों में गिर जाना, आई कांट लुक इन टू माई ओन आइज। तो ये फीलिंग जो होगी, तो तब भी ऐसा हो सकता है। So sometimes it may happen that they cannot just close their eyes, nor they can tolerate seeing things happening around. Hence, there is loss of vision. तो कभी कभी क्या हो सकता है कि वो आंखें बंद नहीं कर सकते, मतलब कोई सिचुएशन है और उसमें वो आंख बंद करके भी उस स्थिति में नहीं रह सकते, या फिर जो चीजें हो रही हैं उसको वो देखने को सह भी नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए फिर विजन का लॉस होने की संभावना है। सो इसमें काफी सारा लेसन है कि हाउ वी कैन मेंट आर वेज ऑफ लाइफ, और हम दूसरों को भी कैसे गाइड कर सकते हैं कि ये सबसे बच सकते हैं। ये मेरा एडेड है, इट्स नॉट देयर। तो कहीं गलत जाऊं तो प्लीज करेक्ट मी। सो यहाँ पे क्या हुआ, इसीलिए फिर विजन लॉस हो, हेंस देयर इज लॉस ऑफ विजन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से सर बता रहे हैं। A 70-year-old man cannot see his wife being insulted and treated like a slave in his own house by his daughter-in-law. तो एक 70 साल का के बुजुर्ग हैं, वो अपनी वाइफ को रोज अपमानित होता देखना या उसको एज अ नौकर की तरह ट्रीट होते देखना, खुद के ही घर में अपनी बहू से वो नहीं देख पा रहे थे। नाउ दिस सिचुएशन इज वेरी पैथेटिक एंड मिजरेबल। तो ये जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है, जिसमें कुछ किया नहीं जा सकता है सच। He just doesn't want to see this and hence wants to close his eyes। तो वो ये देखना नहीं चाहते हैं ये चीज, और इसलिए वो अपना आंखें बंद करना चाहते हैं। Eventually, if this repeats, then he may go blind। I don't want to see this। तो जैसे ये जैसे ऐसे ही रिपीट होता रहे तो फाइनली क्या होगा, वो ब्लाइंड हो सकते हैं। मतलब हो गया आई डोंट वांट टू सी दिस, ब्लाइंड होगा तो ये दिखेगा भी नहीं सिचुएशन। फिर दूसरा एग्जांपल देते हैं। अ लेडी हैड impaired vision of left eye for 2 or 3 months and she said as follows। तो एक लेडी है जिसके जो नजरें हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हैं, सही सही नहीं दिख रहा उसका। तो लेफ्ट आई में ये प्रॉब्लम है, 2-3 महीनों से चल रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, आई जस्ट कांट सी दिस, इट हर्ट्स मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो उसने क्या कहा कि मैं ये देख ही नहीं सकती, ये मुझे बहुत मतलब मेरे दिल में एकदम दुखा जाता है ये सिचुएशन। I just can't see my son destroying himself just by squandering one page now. So, so I just can't see this. It hurts me from the bottom of my heart. I just can't see my son destroying himself just by squandering money on liquor and gambling। तो आगे लेडी ये बोलती है कि मैं अपने बेटे को खुद को नष्ट करता हुआ बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती हूँ, जो कि मनी पैसे फिजूल खर्च कर रहा है शराब पे और जुए में। माई हार्ड अर्न मनी हैज बीन स्क्वांडर्ड इन लीकर एंड गैम्बलिंग एंड आई डोंट वांट टू सी इट। तो मेरा जो मेहनत करके कमाया हुआ पैसा वो ऐसे फिजूल खर्च हो रहा है शराब और जुए में, और मैं ये देखना नहीं चाहती हूँ। I feel so miserable about this fact। So मैं इस चीज को लेके बहुत ही दुखी और दयनीय फील कर रही हूँ, होपलेस फील कर रही हूँ। कभी अच्छा नहीं, कभी सोचा नहीं था ऐसा दिन देखना पड़ेगा मेरे नालायक बेटे की वजह से। तो देखिए मतलब
बेटे की वजह से ऐसा दिन देखना पड़ेगा, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा। आई नेवर इमेजिन दैट आई हैव टू फेस सच पैथेटिक थिंग्स इन माई लाइफ। ऐसे बहुत ही तकलीफदेह स्थिति, हेल्पलेस सिचुएशन मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे ऐसे जिंदगी में फेस करना पड़ सकता है। लेफ्ट आई, तो लेफ्ट आई थी इस केस में, तो उसका साइकोडायनामिक्स सर बता रहे, बिकॉज शी कैन नॉट सी हर सन, दैट इज लेफ्ट आई स्क्वेंडरिंग हर हार्ड अर्न मनी। तो यहाँ लेफ्ट आई क्यों है, तो क्योंकि लेफ्ट आई हमको पता है कि दो क्लोज वन जैसे बेटे बेटी इन लोग से रिलेटेड होता है, मतलब हाउस होम से रिलेटेड चीजें। तो और वो नहीं देखना चाह रहे क्या कि बेटा जो उसका मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसे उड़ा रहा है। Another example, a male patient had lost vision of his right eye from for 4 months and narrated as follows. तो एक मेल पेशेंट है जिसकी नजरें जो नजरें अपने खो चुका है, कौन से, राइट आई का, 4 महीने पहले से। और वो अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 years of marriage she just left me by leaving a note. She ran away with someone else. She betrayed me. तो 5 साल की शादी के बाद उसने मुझे छोड़ दिया, बस एक नोट लिख लिख के छोड़ दिया और वो किसी दूसरे के साथ भाग गई, उसने मेरे साथ धोखा किया। फॉर मी शी वॉज माई होल वर्ल्ड, मेरे लिए वो मेरा पूरा संसार थी। शी लेफ्ट मी अलोन, मेकिंग माई वर्ल्ड एन एब्सोल्यूट डार्क प्लेस टू लिव इन। तो उसने मुझे अकेला छोड़ दिया और मेरे जो संसार को एकदम अंधकार में रहने जैसी जगह के वैसी छोड़ दी उसने कि अंधकार हो गई अब मेरे, ये पूरा संसार मेरे लिए। देर इज नो होप इन माई लाइफ टू लिव एनी फर्दर, तो मेरे लिए अब पूरा और आगे जीने की कोई भी आशा नहीं है। राइट आई, यहाँ पे क्या है, उसका राइट आई हुआ है। तो हिज वाइफ दैट इज पार्टनर, तो हमको पता है राइट साइड जो है वो पार्टनर के लिए होता है, वो बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, कोई भी हो सकता है। ran away with someone else leaving him all alone, तो उसकी जो वाइफ है वो किसी दूसरे के साथ भाग गई उसको अकेला छोड़कर। For him his light was his wife who got separated from him. Understand the process of detachment of retina. So उसके लिए वो वाइफ उसकी क्या थी, रोशनी का काम कर रही थी जो अभी उससे अलग हो गई। हाँ ओके, जो उससे अलग हो गई। तो ये हमको यहाँ पे जो रेटिनल डिटैचमेंट का प्रोसेस यहाँ पे हमको समझ में आएगा कि क्या है उसके बैक ऑफ द माइंड की वो उससे सेपरेट हो गई उसकी वाइफ जो रोशनी का काम कर रही थी। अनदर रीजन कुड बी व्हेन अ पर्सन फील्स, अपनी ही नजरों में गिर जाना, दैट इज आई कैन नॉट इवन फेस माई सेल्फ, टू फॉल इन वंस ओन आई मे बी वन ऑफ द कॉज फॉर रेटिनल डिटैचमेंट। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जो पर्सन है वो क्या महसूस कर रहा है कि खुद की ही वो नजरों में नीचे गिर गया, मतलब कि वो खुद को ही फेस नहीं कर पा रहा है। खुद की ही नजरों में गिर जाना कैसे हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है रेटिनल डिटैचमेंट। सो नेक्स्ट है ब्लर्ड विजन। तो मतलब इस सब से हमको क्या क्वेश्चन पूछना है पेशेंट को वो हम थोड़ा सा डिसाइड कर सकते, मतलब लीडिंग टाइप क्वेश्चन भी डालेंगे जिसको वो नकार नहीं पाएगा एक्चुअली, और वो फिर आंसर करेगा ही। ब्लर्ड विजन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम मोस्टली फाउंड इन आवर क्लिनिक्स। तो ब्लड विजन भी काफी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है जो कि हमको अपने क्लिनिक में दिखता है। ब्लर्ड मीन्स नॉट क्लियर, it means that the vision is not clear, as we already discussed that the metaphorical or the third eye perspective of vision may be future। तो ब्लड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज क्लियर ना होना, साफ ना होना। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी जो नजर है वो साफ नहीं है, मतलब उसको सही सही नहीं दिख रहा है। जैसे हमने पहले देखा है कि मेटाफोरिकली या थर्ड आई परस्पेक्टिव क्या बताया विजन का, कि वो फ्यूचर भी हो सकता है, फ्यूचर को लेके।
Blurred vision may be because the person thinking too much of future and the future is shaky or not clear, or the person is very tensed about what will be the future of me and my family. तो ब्लर्ड विजन अगर किसी का है तो क्या हो सकता है कि ये पर्सन जो है, ये बंदा बहुत ही ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और उसका अपना फ्यूचर बहुत कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, शेकी है, बहुत क्लियर नहीं है, और वो बहुत ही इससे टेंस है, स्ट्रेस्ड है कि भाई फ्यूचर, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे परिवार का फ्यूचर क्या होगा. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. ये पेज नंबर 58. ओके, let's see this example of worried father. तो एक चिंतित फादर का एक एग्जांपल दे रहे हैं सर. तो पहला पॉइंट, इफ माय सन इज नॉट स्टडिंग प्रॉपरली एंड आई हैव अ ड्रीम ऑफ सीइंग हिम एज एन इंजीनियर. तो क्या एक मन में भावना हो सकती है उस फादर की कि भाई मेरा बेटा है वो सही से नहीं पढ़ रहा है और मैंने तो सपना देखा है उसको एक इंजीनियर के तौर पे देखने का. ये हो सकती है भावना पीछे. नाउ लुकिंग एट हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज. तो अभी उसका जो भी चल रहा है पढ़ाई में, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इससे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि उसको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. व्हाट विल हैपन, क्या होगा. नो आइडिया अबाउट हिज फ्यूचर, उसके भविष्य के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है. हिज फ्यूचर इज कोलैप्सिंग, उसका फ्यूचर जो एकदम ढह रहा है. फ्यूचर इज ruined, उसका जो फ्यूचर है वो पूरा बर्बाद. तो फ्यूचर इज अनक्लियर, नहीं है क्लियर. तो ये सब फीलिंग्स हो सकते हैं उस वरीड फादर के. केस इलस्ट्रेशन 1, ब्लाइंडनेस, रेटिनल डिटैचमेंट ऑफ राइट आई. तो ये जो केस है ब्लाइंडनेस का, रेटिनल डिटैचमेंट कौन से, राइट आई का. A female patient, 60 years old, came with the complaint of blindness of right eye. She took treatment from one of the best doctors, had undergone laser treatment and injections in the eyeball, but no effect whatsoever. तो एक लेडी पेशेंट आती है 60 साल की और उसको वो ब्लाइंडनेस की उसको कंप्लेंट है राइट आई में, और उसने बहुत ही अच्छे नोन डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है, इसका बेस्ट डॉक्टर से लेजर ट्रीटमेंट भी कराया, इंजेक्शंस भी लिया है बोल के, लेकिन फिर भी उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है. पेशेंट, डॉक्टर, आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग बाय माय राइट आई, लाफिंग. तो पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कुछ भी अपने राइट आई से नहीं देख पा रही हूँ, और हंसते हुए बोल रही हूँ. डॉक्टर मयूरेश सर, व्हाट डू यू फील अबाउट इट, तुम इसके बारे में क्या महसूस कर रही हो. यूजुअली नो वन लाफ्स व्हाइल टॉकिंग अबाउट देयर सफरिंग, क्योंकि ज्यादातर लोग जो अपनी अगर तकलीफ के बारे में बात कर रहे हैं तो हंसेंगे नहीं. तो इसलिए पूछे कि क्या फील कर रही हो तुम इसके बारे में. पेशेंट, आई नो माई विजन विल रिटर्न बैक, मुझे पता है कि मेरी जो जो देखने की क्षमता है वो वापस आ जाएगी. डॉक्टर, a big surprise on my face. Blind patient who usually loses hope in such situation, and here the reaction was something different. तो महेश महाजन सर भी एक बहुत आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज हो गए कि भाई एक अंधा इंसान जो सारे होप, जिसकी आशाएं खत्म हो जाती है वैसे सिचुएशन में, और यहाँ एक ऐसा रिएक्शन जो कि वो सबसे अलग है. डॉक्टर, हाउ, तो सर पूछते कि कैसे कैसे मतलब कि ये रिटर्न हो जाएगा. पेशेंट, समहाउ आई नो, मुझे तो लग रहा है, मुझे पता है, और फिर से वो स्माइल करती है. पेज नंबर 59. डॉक्टर, व्हाट इज योर फैमिली स्टेटस, तुम्हारी फैमिली स्टेटस क्या है. पेशेंट अगेन स्टार्ट लाफिंग होल हार्टेडली, आई लिव अलोन, और फिर वो बहुत ही दिल खोल के हंसती है और बोलती है कि मैं अकेले रहती हूँ. डॉक्टर, alone means what about your other family members, your husband. तो अकेले मतलब तुम्हारी फैमिली, दूसरे फैमिली मेंबर्स का क्या, तो तुम्हारे पति. पेशेंट, my husband expired 2 years ago, took a pause,
Her smile turned into tears, slowly rolling down her eyes. तो पेशेंट ने बोला कि जो मेरे हस्बैंड है वो 2 साल पहले एक्सपायर हो गए। फिर वो वहां रुकी और हर स्माइल, जो उसकी स्माइल थी, वो स्लोली आंसुओं में बदल गई, जो उसकी आंखों से टपकने लगे। नाउ शी ब्रोक डाउन इमोशनली। अब वो इमोशनली टूट गई। बट दिस वॉज ओनली फॉर अ मोमेंट, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए हुआ। शी अगेन स्टार्टेड स्पीकिंग, वो फिर से बोलने लगी। He was my life. He was my guide, my friend, my loving and caring husband, my philosopher. He was everything to me. I am still so attached to him. तो वो मेरी जिंदगी था। वो मेरा एक गाइड भी था, मेरा दोस्त था, मेरा सबसे प्यारा था, बहुत ही देख रेख करने वाला था हस्बैंड, और एक फिलोसोफर भी था मेरा। वो मेरे लिए सब कुछ था। मैं अभी भी उससे बहुत ही जुड़ी हुई हूँ। डॉक्टर, आफ्टर डेथ ऑफ योर हस्बैंड हाउ डू यू लिव अलोन? तो अपने हस्बैंड की मौत के बाद तुम कैसे अकेले रहती हो? पेशेंट, आई एम अ डिसाइपल ऑफ आई, अ स्पिरिचुअल लीडर। तो पेशेंट बोलते हैं कि मैं आई की भक्त हूँ। तो वो जो भी स्पिरिचुअल लीडर होंगे उनका बात कर रही हैं। You won't believe I always talk to her, but because of this vision problem, I am unable to read holy books. So, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उनसे बात करती हूँ, लेकिन इस नजर के नजर के तकलीफ की वजह से मैं जो होली बुक्स है वो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। She is always along with me. She never leaves my company. तो वो जो मतलब आई की बात करें, जो स्पिरिचुअल लीडर उनकी है, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती है। लास्ट 6 months I was on Europe tour where I carried all her holy books along with me and hence आई डोंट फील अलोन। तो बताया कि पिछले 6 महीने पहले मैं यूरोप गई थी और वहां पे मैंने सारी जो उनकी जो पवित्र किताबें हैं वो मैंने अपने साथ ली थी और मैं कभी अकेला नहीं, इसलिए मैं अकेला नहीं महसूस करती हूँ। डॉक्टर, डू यू रियली बिलीव? ओके, डू यू रियली बिलीव यू विल गेट योर विजन बैक? डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुम सच में ये विश्वास करते हो कि तुम्हारी जो नजरें हैं वापस आ जाएगी, रोशनी आंखों की वापस आ जाएगी? आज शी प्रीवियसली शी बिलीव शी विल गेट हर विजन बैक, जैसे कि उसने पीछे कहा था, इसलिए सर ने उससे पूछा वापस। पेशेंट, yes of course, I have full faith in my eye. I have full confidence that I will never let me die blind. माई आई विल गेट माई आईज बैक। तो हाँ, पक्का, पेशेंट बोलती है, मेरे को पूरा विश्वास है मेरी माँ पे, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है माँ पे कि वो मुझे कभी अंधा नहीं बनने देगी। मेरी माँ मेरी आईज को वापस लाएगी। डॉक्टर, हाउ कम यू हैव सो मच फेथ इन गॉड? कैसे तुमको भगवान में इतना विश्वास है? पेशेंट, शी I, her spiritual guru, is the creator. She is the one who runs the whole show. Everything happens out of her will. Our past, present, and future is in her hand. And I think she will surely give me my vision back. तो पेशेंट बोलते शी मतलब जो उनकी माता है स्पिरिचुअल गुरु, उनको बोला कि वो बनाने वाले हैं, वो क्रिएटर हैं और वो ही हैं जो सब कुछ चला रहे हैं। सब कुछ उनकी मर्जी से ही होता है। हमारा जो भूत, जो वर्तमान, जो भविष्य है, सब उन्हीं के हाथों में है। और मैं सोचती हूँ कि वो पक्का मुझे मेरी रोशनी वापस करेंगी। There was a sparkle in her eyes, smile on her face, which reflected her faith in I.
तो ये सब बोलते वक़्त जो ये पेशेंट है उसकी आँखों में बहुत चमक थी, ये फेस पे बहुत एक मुस्कुराहट थी जो बता रहा था उसका फेथ वो माँ के प्रति दिखा रहा था। अंडरस्टैंडिंग द साइकोडायनामिक्स, तो ये केस का जो साइकोडायनामिक्स समझेंगे हम। रेटिना अलाउज यू टू सी एंड परसीव द होल वर्ल्ड, तो रेटिना जो क्या करता है हमको देखना की शक्ति देखने देख पाते हैं हम उसकी वजह से, और सब पूरे संसार को समझ पाते हैं उस हिसाब से। फॉर द पेशेंट हर लाइट वॉज हर हस्बैंड, और ये जो मरीज है इसके लिए रोशनी कौन था, उसका पति। ही वॉज द रे ऑफ होप, वो ही आशा की किरण था। फॉर हर ही ब्राइटन अप हर होल वर्ल्ड, तो उसके पूरे संसार को कौन चमका रहा था, उसका हस्बैंड ही एक तरह से। ही वॉज हर फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड, फिलोसफर, और वो उसके लिए जो हस्बैंड था वो ये पेशेंट के लिए क्या था, एक दोस्त था, एक साथी था, एक गाइड भी था, एक फिलोसफर भी। When he died, her enlightened world turned into darkness, तो जब वो मर गए तो ये जो रोशनी से भरी हुई उसकी जिंदगी थी अब वो अंधेरे में तब्दील हो गई। This disconnection with her husband was the detachment of life from her life, her happiness, eternal detachment। तो ये जो डिस्कनेक्शन हो गया उसके पति के साथ, तो ये लाइफ से डिटैचमेंट हो गई उसकी जिंदगी की, मतलब उसकी खुशी की, तो ये रेटिनल डिटैचमेंट का कारण है। Now, some of the readers will have a query that this is very common situation in most of the old couples where spouse dies. Everyone doesn't lose their vision, but in this case, her partner was everything for her. This was the pathology, the PQRS. तो अभी हमारे दिमाग में ये प्रश्न आ जाएगा कि ये तो बहुत कॉमन सी स्थिति है जो बुजुर्ग जोड़ियां होती है उसमें जो हस्बैंड मर जाता है, और लेकिन सबकी तो नजरें नहीं खत्म हो जाती, सब तो ब्लाइंड नहीं हो जाते। लेकिन इस केस में क्या था कि जो पार्टनर था उसके लिए सब कुछ था, यही पैथोलॉजी थी। तो यहाँ पे कि डिटैचमेंट रहना रखना चाहिए हम लोग को, बहुत ज्यादा किसी से अटैच ना हो। ये मेरा लेसन, नॉट रिटन इन दिस। फिर नेक्स्ट, commonly at old age, if the husband dies, there are many people in the family to look after her. For example, her daughter, granddaughter, relatives, brothers, sisters, etc. But in this case, her husband was everything for her. This is the immense love, attachment, affection towards her partner, which is very peculiar and uncommon. Everything belongs to my husband. So attached with the partner. So यहाँ क्या इस केस में क्या था कि जब भी ओल्ड एज में अगर हस्बैंड डाई हो जाता है तो परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं केयर करने के लिए उसका, जैसे उसकी बेटी होती है, उसके पोती होती है, पोते होते हैं, बहन भाई एक्सेट्रा, और भी न जाने कितने ही लोग होते हैं। लेकिन ये केस में क्या हो गया था कि ये केस में उसका जो हस्बैंड था वही उसके लिए सब कुछ था, बहुत ही ज्यादा प्यार था, जुड़ाव था, सहानुभूति, अटैचमेंट सब था। तो उसके पार्टनर के प्रति जो कि बहुत ही अनोखा था, अनकॉमन था, उसको लग रहा था कि सब कुछ उसके हस्बैंड को ही, उसकी सब चीजें उसको ही बिलोंग करे, हर खुशी उसी से है। सो इतना वो जुड़ी हुई थी अपने पार्टनर से। डिटैचमेंट, separation from love, separation from the most attached person who was everything for her। तो यहाँ डिटैचमेंट कैसे हो गया कि वो जब हस्बैंड आए हो गया तो लव से सेपरेशन हो गया, उसका मोस्ट सबसे जुड़ा हुआ पर्सन था उससे वो डिटैच हो गई, जो कि उसके लिए सब कुछ था। My dear readers, when you prescribe the remedy, योर इनर कंसाइंस मस्ट एग्री टू योर प्रिस्क्रिप्शन। तो सर बताया कि जब भी हम कोई रेमेडी देंगे तो हमारा जो अंतर मन है वो हमारे प्रिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना चाहिए। Once you feel the synchronization of the say of the patient and your selection of exact symbolism by considering all the permutations and combination intuitions
एनालिसिस, इवोल्यूशन एंड रिपर्टाइजेशन, द रेमेडी मस्ट वर्क। तो एक बार हमको जब ये ऐसा महसूस होने लगे कि ये जो पेशेंट का से था, जो वो बताना चाह रहा था, जो बोल रहा था, वो हमारे जो हमने सिलेक्ट किया मिनिमम, उसके साथ अगर हम मैच कर रहे हैं, जिसमें कि हम सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब देख लेंगे वो सिचुएशंस को, पेशेंट का वर्जन और जो मेडिसिन का जो है, और इंट्यूशंस जो भी एनालिसिस है, इवोल्यूशन, जो रिपर्टाइजेशन, सबको हम प्रॉपरली अगर देखेंगे तो ये रेमेडी पक्का काम करेगी। एनालिसिस एंड इवोल्यूशन, तो वो किसका एनालिसिस इवोल्यूशन देंगे। आई थिंक सो ऑलरेडी सब मेडिसिन पे आ ही गए होंगे पहले ही। द पेशेंट who lost her husband, who was everything for her, but is still laughing wholeheartedly, blissfully, because she has immense faith and devotion towards her God. So ये जो मरीज थी, ये अपने हस्बैंड को खो चुकी थी, जो कि उसके लिए सब कुछ था, लेकिन अभी भी वो पूरा दिल से हंस रही थी। और क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा विश्वास और भक्ति थी भगवान के प्रति। She is disciple of Mother God and has immense faith in her God. तो वो भक्त थी माता भगवान की, और वो उसको बहुत ही ज्यादा विश्वास था भगवान पे। Moreover, she is very confident that her vision will come back with the grace and blessing of her eye godmother. और इससे भी ज्यादा क्या कि वो उसको बहुत ही विश्वास था, क्या कि उसका जो रोशनी है वो वापस आ जाएगी, अ, ये माता की क्या बोलते हैं आशीर्वाद के वजह से। शी ऑल्सो सेज दैट शी टॉक्स विद हर आई, और वो ये भी बोली कि वो उनसे माता से बात भी करती है। प्रिस्क्रिप्शन वॉज ऑलिव सेप 30 स्टार्ट 3 डोजेस, तो उसी समय सर ने उसको ऑलिव सेक के 3 डोजेस दिए। Olive sac laughs out wholeheartedly even during crisis. It is the single remedy who covers the symptom. तो ऑलिव सैक एक ऐसा एकमात्र जो दवाई है जो कि बहुत बुरी परिस्थिति में भी हंसता है, और ये सिम्टम को कवर करने वाला ये सिंगल मेडिसिन है। ऑलिव सैक laughs out whole सॉरी माइंड लाफिंग wholeheartedly, तो कौन सा सिम्टम जो वो सिंगल कवर करा? माइंड लाफिंग wholeheartedly। हाँ, ओके। नेक्स्ट पेज 62। She laughs blissfully. This blissful, content feeling is because of her immense faith in God. Otherwise, imagine a person losing his vision will be morose, sad, and impatient about her condition. So बोले कि वो बहुत ही एकदम अंदर से बहुत ही एकदम बोलते हैं ना, बहुत ही लव, क्या बोलते हैं, खुशी, बहुत ही ब्लिसफुल जो बोलेंगे, जो खुशी की एक चरम सीमा जो होगी, वो वहां उसमें वो हंस रही है, वैसी उस स्थिति में वो अपने को खुश रखी है, वो लाफ कर रही है। सो ये जो ब्लिसफुल उसका जो सेटिस्फाइड फीलिंग है, ये क्यों आ रहा है? उसका बहुत ज्यादा जो भगवान पे विश्वास है उसकी वजह से। नहीं तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंसान जिसकी दृष्टि चली गई है, वो कैसा होगा? वो तो एकदम मतलब थोड़ा गुस्से से भरा हुआ, चुपचाप रहने वाला, दुखी, बहुत ही इम्पेशेंट भी होगा, धैर्य भी नहीं होगा उसको उसकी कंडीशन को लेके। बट इन But in the above case, she was at peace, rather blissfully laughing and contented, only and only because of that immense faith in her God that she will get back her eyes. This was the prescriptive point in the case. तो लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या देखा गया कि वो बहुत शांत थी एकदम, और रेदर वो खुशी से हंस भी रही थी, और बहुत ही सेटिस्फाइड कंटेंटेड लग रही थी। और सिर्फ क्यों? उसका जो बहुत ज्यादा विश्वास था उसकी माता पे, और क्या विश्वास था कि वो उसको उसकी आंखें उसे वापस मिल जाएंगी, और यही प्रिस्क्रिप्शन का पॉइंट था इस केस में। ऑलिव सैक
patients are true disciples of God and they strongly believe that everything is driven by God. तो ऑलिव सैक जो मरीज होते हैं वो भगवान के ट्रू भक्त होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा ये विश्वास करते हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है. रूब्रिक्स हो गए. माइंड होपफुल रिकवरी ऑफ माइंड थॉट्स गॉड about confidence in God about mind theorizing mind laughing heartily wholeheartedly mind exalted love mind tranquility reconciled to faith mind yearnings affection for love for kindness for mind delusions God communication with God he is in mind blissful feeling mind content. Follow up क्या था ये केस का? Her vision has started recovering as she could see some objects but little blur. तो उसका जो नजरें थी वो काफी अच्छे से रिकवर हो रही थी. थोड़ी कुछ कुछ जो चीजें वो देख पा रही थी लेकिन थोड़ी ऐसे धुंधली सी दिखती थी. Her vision returned completely back to normal with consistent follow-ups. और उसकी जो नजरें थी वो पूरी तरह से वापस आ गई नॉर्मल और उसने कंसिस्टेंट फॉलो अप दिया था. दिस केस वाज आल्सो प्रेजेंटेड इन वन ऑफ आवर सेमिनार्स विद द फॉलो अप. तो ये केस सर ने सेमिनार में प्रेजेंट किया था उसके फॉलो अप के साथ. फिर केस इलस्ट्रेशन 2 देखेंगे. रेटिनल डिटैचमेंट का भी ये भी केस वही है. द पेशेंट वाज रिसाइडिंग इन यूएस सिंस लास्ट 35 ईयर्स. तो 35 साल पिछले 35 साल से ये जो मरीज है वो यूएस में रह रहा था. She was 69 years old suffering from the complications of diabetic retinopathy which led to loss of vision and she took all possible treatments even the injections in retina which gave her no relief. तो ये जो पेशेंट वो 69 ईयर्स की है और वो डायबिटिक रेटिनोपैथी के कॉम्प्लिकेशन से सफर कर रही है जिससे कि उसकी नजरें चली गई दृष्टि चली गई है और वो अब हर तरीके का जो इलाज पॉसिबल है वो करा रही है ले रही थी. इवन उसने जो इंजेक्शंस भी ले लिए थे रेटिना में लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं आया. She returned back to India with a ray of hope and visited all possible good doctors here. तो फिर वो वापस भारत आ गई और एक आशा की किरण के साथ और सारे अच्छे जो डॉक्टर्स अवेलेबल थे उनके पास वो गई. She asked my wife to suggest the best ophthalmologist who ended up giving her the same line of treatment. तो फिर सर बता रहे कि सर की वाइफ से उसने पूछा कि जो बेस्ट आंखों के डॉक्टर हैं वो बताने का. तो उसने जो डॉक्टर बताया वो भी वही जो ट्रीटमेंट वो कराई थी वही कराया उसने भी वही किया. She then ultimately asked my wife, "Is there any medicine in eyes? Homeopathy?" तो वो फिर फाइनली सर की वाइफ से पूछी वो पेशेंट की कोई आइज के लिए मेडिसिन है क्या होम्योपैथी में. She asked for a final call, the last hope. Me and my wife then visited the patient's place and noticed that she had absolute loss of vision. तो अभी वो फाइनल एक हेल्प अभी वो पूरी तरह से निराश हो गई है तो एक लास्ट जो फाइनल कॉल है वो क्या लास्ट होप के तौर पे वो तो सर और सर की वाइफ जो उसकी जगह वहां पे उसके घर पे गए और वहां उन्होंने देखा कि उसका जो नजरें हैं पूरी तरह वो हो चुकी है. दिस केस हैज आल्सो बीन प्रेजेंटेड इन नेशनल सेमिनार. ये भी केस ने दिया हुआ है नेशनल सेमिनार में. डॉक्टर, व्हाट इज द थिंग दैट हैज बॉदर्ड यू सिंस लॉन्ग. तो वो कौन सी चीज बहुत लंबे समय से परेशान कर रही है. पेशेंट, डॉक्टर, आई एम a lady with immense talent. You would not believe I was a topper in a board at Ratnagiri. सो पेशेंट में देखिए मेरे पास बहुत ही क्षमताएं हैं बहुत टैलेंट है और आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं एक टॉपर थी रत्नागिरी में बोर्ड एग्जाम में. I stood first in 11th standard. During those time, board exams were conducted in the 11th grade. तो वो बताती है कि वो फर्स्ट आई थी 11th स्टैंडर्ड में और जब इस समय की बात है
तो 11th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम तब होते थे. I was a merit holder, but my family members didn't allow me to go ahead in spite of the fact that I was getting admission in MBBS college. तो बोले कि मैं मेरिट होल्डर थी, लेकिन मेरे जो परिवार के सदस्य थे उन्होंने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, इस फैक्ट के बावजूद कि मुझे एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था. सो डॉक्टर ने पूछा वाई, क्यों? Patient, because my family thought if I become a doctor, then it would be difficult for them to find an equivalent degree holder groom for me in our case, caste. And I belong to a conservative family where caste was more important than degree and qualifications. तो पेशेंट बोले कि ओके, मेरा परिवार ने ये सोचा कि अगर मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो बहुत मुश्किल होगी कोई सेम उसी डिग्री धारी कोई दूल्हा ढूंढने में उसके लिए, उसी जाति का जिसमें वो थी. तो वो बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली की थी, जो अपनी जो परंपराएं हैं, जो सोच है, वो वैसे ही पालन कर रहे थे. और वहां पे जो जाति का जो है काफी इम्पोर्टेंट था, जो डिग्री और क्वालिफिकेशन से ज्यादा था. सो आई हैड टू give up my goal of becoming a doctor. I sacrificed my ambition wholeheartedly. So अभी ये बताती है आगे पेशेंट कि मुझे मेरा जो ये गोल था डॉक्टर बनने का, वो मैंने छोड़ दिया, मुझे छोड़ना पड़ा और मैंने बलिदान दे दिया था मेरी ये एम्बिशन का होल हार्टली, मतलब दिल से उसने बलिदान दे दिया, ऐसा नहीं कि फोर्सफुली. आई यूज टू कंडक्ट रंगोली एंड कैंडल मेकिंग classes, but ultimately I completed my graduation in commerce and got married to an IIT engineer and eventually got a chance to settle in America. So उसके बाद ये पेशेंट बताती है कि वो रंगोली और कैंडल मेकिंग क्लासेस उसने लेने शुरू किए और फाइनली उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, किसमें, कॉमर्स में. और फिर उसकी शादी एक आईआईटी इंजीनियर से हो गई और फिर वो अमेरिका में जाके उसको सेटल होने का मौका मिला. आई वॉज नेवर कीन ऑन गोइंग अब्रॉड एज आई वॉज वेरी ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन. तो ये आगे बताते कि मुझे कोई विदेश जाने का कोई भी शौक नहीं था, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल एक भारतीय नारी थी. I had never even touched a loaf of bread in my life and I always wear sari. सो बताया कि मैंने कभी एक ब्रेड को छुआ तक नहीं अपनी जिंदगी और मैं हमेशा साड़ी पहनती पहनती हूँ. आई वेंट देयर ओनली फॉर द सेक ऑफ माई हस्बैंड. तो मैं वहां सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से ही गई, हस्बैंड के लिए गई. born and brought up in pure Indian customs and culture, went abroad to adapt the Western culture only for the sake of husband. तो यहाँ क्या हुआ कि वो तो पली बड़ी भारतीय संस्कृति के हिसाब से है और फिर वो विदेश गई और उसको वहां पे जो वेस्टर्न कल्चर उसमें अपने कुछ ढालना पड़ा सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए. डॉक्टर, सो हाउ वाज योर लाइफ आफ्टर मैरिज? तो तुम्हारी जिंदगी कैसे थी शादी के बाद? Patient. After marriage, went good for a while, but one fine day, my husband decided to quit his job and opted to start a business for his own, in which he failed miserably. तो पेशेंट बताती है कि शादी के बाद तो थोड़े समय के लिए तो काफी अच्छा चला, लेकिन एक दिन मेरे हस्बैंड ने अपना जॉब छोड़ने का निर्णय लिया और एक बिजनेस शुरू करने का, खुद का बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया और जो कि बहुत नाकामयाब हो गया. नाउ टू ओवरकम दिस क्राइसिस आई हैड टू डू समथिंग टू रन माय फैमिली. अब इस जो ऐसी जो बुरी स्थिति आ गई थी, इसका मुकाबला करने के लिए या इसमें से निकलने के लिए मुझे काम करना पड़ा अपनी फैमिली को चलाने के लिए. Hence I did some courses in insurance companies and got a degree in America and started working there. तो इसलिए
मैंने कुछ इंश्योरेंस कंपनी में कुछ कोर्सेज किए और फिर अमेरिका में ही एक डिग्री मिली और फिर मैं वहां पे ही काम करना करना शुरू कर दिया. Being the sole earner of the family in US, it's difficult for anyone to survive on a single income base. तो बोले कि वो अकेले अर्नर थी उस परिवार में, क्योंकि हस्बैंड के तो ऑलरेडी बिजनेस ठप था. तो यूएस में ये बहुत डिफिकल्ट है किसी के लिए एक सिंगल इनकम के बेस पे सरवाइव करना. Hence, I also took a part-time job as a babysitter, a job which was highly paid in those times. With these two jobs, I had managed my family with sadness on face. तो फिर बोले कि इसलिए मैंने एक पार्ट टाइम जॉब ले लिया बेबी सिटिंग का और उस जमाने में इसमें काफी पैसा था. सो मैं दो जॉब्स के साथ अपने परिवार को मैनेज करने, लेकिन उसके टोन में जो है दुख दिख रहा था, उसके फेस पे दुख दिख रहा था ये सब बताते वक्त. डॉक्टर, डिड यू लाइक डूइंग दिस जॉब? क्या तुमको ये पसंद था ये काम करते वक्त? Patient, no, I had to do it because there was no other option and we needed money. तो पेशेंट बोले नहीं, मुझे ये करना पड़ा क्योंकि कोई दूसरा और तरीका था ही नहीं, कोई पर्याय बचा ही नहीं था और हमको पैसे की जरूरत थी. डॉक्टर, ओके, सो डिड योर हस्बैंड टेक अप एनी जॉब लेटर? डिड ही हेल्प यू विद द फाइनेंसेस? तो डॉक्टर पूछते हैं कि ओके, तो क्या तुम्हारे पति ने दूसरा कोई जॉब लिया बाद में? क्या फाइनेंसेस में कुछ मदद की आपको बाद में? पेशेंट, नो वे. Fighting with all adverse situations, I was diagnosed with diabetes with severe arthritis and I had to resort to steroids. तो बताते कि नहीं, ये सारी बुरी परिस्थितियों को फाइट करते करते मैं मेरे को डायबिटीज डायग्नोस हुआ और उसके साथ आर्थराइटिस भी हुआ और मुझे फिर स्टेरॉइड्स का सहारा लेना पड़ा. ड्यू टू स्टेरॉइड्स माय शुगर लेवल वाज नेवर इन कंट्रोल, सो आई वाज पुट ऑन इंसुलिन थेरेपी फॉर क्वाइट मैनी इयर्स. सो क्योंकि स्टेरॉइड्स की वजह से शुगर लेवल कभी कंट्रोल में नहीं आया और फिर मुझे इंसुलिन पे डाला गया काफी सालों तक. पेशेंट, taking up this job of babysitting and clerical working in insurance company was something that I never aimed for. I didn't like this job at all. तो एक बेबी सिटर का काम और एक क्लर्क वाला काम इंश्योरेंस कंपनी में, ये ऐसा कुछ था जो मैंने कभी इसके लिए कभी चाह नहीं की थी. मुझे ये काम एकदम पसंद नहीं था. आई हैड टू डू इट बिकॉज इट वाज द नीड ऑफ टाइम. पर मुझे ये करना पड़ा क्योंकि उस समय समय की मांग थी. आई ऑलवेज हैड दिस फीलिंग दैट आई शुड हैव बीन अ सर्जन. पर मेरे मन में हमेशा ये रहती थी एक भावना कि मुझे तो एक सर्जन होना चाहिए था. एंड व्हाट आई एम डूइंग, और मैं क्या कर रही हूँ? आई वॉन्टेड टू डू समथिंग इन द मेडिकल फील्ड. मुझे मेडिकल फील्ड में कुछ करना था. आई वॉन्टेड टू डू सम रिसर्च इन मेडिकल फील्ड. मुझे मेडिकल फील्ड में कुछ रिसर्च करना था. एंड एज माई किड्स ग्रू ओल्डर दे नेवर फॉलोड any of my suggestions, and even my husband used to ignore me. He never paid much attention. तो जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े होने लगे, उन्होंने कभी मेरा कोई जो सजेशन दिया उसको नहीं माना और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे इग्नोर किया, तो उसने भी मुझे कुछ अटेंशन नहीं दी. One day, I just gave my opinion to my son in his work, where he replied in a very rude manner, telling me, do you even have any sense about this work? You are just a babysitter. What do you understand? तो एक दिन जब मैंने अपने बेटे को किसी काम के सिलसिले में उसको कोई राय दी तो उसने बोला बड़े रूड तरीके से, क्या कि तुमको क्या इतना भी सेंस है इस काम के बारे में? तुम तो बस एक साधारण सी बेबी सिटर हो, तुमको क्या समझ है? आई रिस्पेक्ट यू एज अ मॉम बट प्लीज डोंट गिव मी एनी अनवांटेड एडवाइस. तो बोले कि मैं एक माँ के तौर पे तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे कोई बिना जरूरत का कोई राय मत दो.
Then these words pricked and pierced my heart, and I started feeling, what am I doing? So ये जो शब्द थे ये मुझे कहीं हार्ट कर गए और मेरे को ऐसे चुभ गए मेरे हार्ट में, और मैं बहुत सारा मेरे को ऐसे महसूस होने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ ये, what is this going on, ये क्या चल रहा है. I was really shattered by by his behavior, and that day I miserably looked down upon myself. तो वो जो दिन था उसमें मैं टूट गई और उसके उस बर्ताव से, और उस दिन मैंने अपने को ही अपने नजरों में गिरा हो पाया, मिजरेबली वो अपने पे ही दया खाने लगे ऐसे. आई जस्ट कुडंट फेस माई सेल्फ, मैं खुद को ही नहीं फेस कर पा रही थी. वॉट हैव आई डन, ये मैंने क्या कर दिया. फ्यू डेज लेटर आई लॉस्ट माई विजन, और कुछ दिनों बाद मेरी नजरें ऐसे दृष्टि चली गई. सो अंडरस्टैंडिंग द साइकोडायनेमिक्स, तो इस केस का साइकोडायनेमिक्स सर बता रहे हैं. दिस पर्सन हियर फेल्ट दैट शी वाज अ टॉपर and a merit holder wanting to pursue MBBS, flying above the sky, and at the same time she was dominated, that is caged by her parents and captivated in some area, that is home as well as in abroad, doing nothing, and after marriage her wings to fly high were cut off. तो ये पेशेंट को क्या फील हो रहा था कि वो तो टॉपर थी, मेरिट होल्डर थी, और वो एमबीबीएस पढ़ना चाहती थी, मतलब आसमानों की ऊंचाइयों को छूना चाहती थी, पर उसी समय वो डोमिनेट की जा रही थी अपने पेरेंट्स के द्वारा, और उसको एक बंदी की तरह बना लिया गया था, जो घर में और फिर बाद में विदेश में जाके भी, और वो कुछ नहीं कर रही, मतलब कि कहाँ तो बड़ी बड़ी उसके थे आकाश छूने की इच्छा, और कहाँ अभी कुछ नहीं कर रही है. और मैरिज के बाद क्या हो गया, जैसे कि उसके जो उड़ने के पंख थे वो कट गए पूरी तरह. शी होल हार्टेडली एक्सेप्टेड ऑल दिस सर्कमस्टांसेस एट ईज, लेकिन ये जो सिचुएशन थी उसने पूरी खुशी खुशी वो कर लिए, एक्सेप्ट कर लिया. Due to financial crisis, anxiety of children and family, she pursued a clerical job in an insurance company, and the remaining time she was working as a babysitter. So, जो फाइनेंशियल दिक्कत आने की वजह से बच्चों की चिंता को लेके, परिवार की चिंता को लेके उसने एक क्लर्क की जॉब इंश्योरेंस कंपनी में करनी शुरू कर दी, और जो बचा हुआ टाइम था वो बेबी सिटर के तौर पे काम करने लगी. She was encased in her own house doing nothing but babysit. तो वो खुद के ही घर में जैसे कैद होके रही थी, जहां वो कुछ नहीं कर रही, बेबी सिटिंग बच्चों की देख रेख कर रही है. दिस वॉज रियली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर हर, ये उसके लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रहा था. हर हाई aspirations and dreams, that is flying high, were shattered into pieces. Her wings were cut off or clamped. This is the captivated eagle in a cage. तो अभी उसकी जो इच्छाएं थी, जो सपने थे ऊंचे उड़ने की, वो सब अब टूट चुके हैं. उसके जो पंख है वो कट गए हैं, और ये अभी ऐसा हो गया कि एक ईगल जो है उसको केज में बंदी बना लिया गया है. रेटाइनल डिटैचमेंट ऑफ बोथ द आईज, तो उसके जो रेटाइनल डिटैचमेंट दोनों आईज में थे, तो इसको देखेंगे क्या. टू फॉल इन वंस ओन आईज is one of the perspectives of retinal detachment. तो retinal detachment का एक कारण हमने ये भी दिया कि खुद की नजरों में ही गिर जाना. She didn't want to see herself in this miserable condition of her own life. तो वो जो ये स्थिति में अभी ऐसी दयनीय स्थिति में पड़ी है, वो खुद को ही देखना नहीं चाह रही थी. राइट साइड, अब राइट साइड क्यों, राइट साइड होता है बिजनेस, अचीवमेंट, पार्टनर, कंपनी, एवरीथिंग वाज होपलेस इन डार्क. तो इस केस में जो उसका जो हस्बैंड जो बिजनेस कर रहा था, जो भी उसकी अचीवमेंट्स थी, पार्टनर, कंपनी, सब कुछ ही तो आशाहीन था, और सब जगह अंधेरा वाली सिचुएशन थी. लेफ्ट साइड,
strong humiliation from her son with a feeling of worthlessness। तो लेफ्ट साइड क्यों, राइट साइड का तो कारण समझ आया, अब लेफ्ट साइड क्योंकि बहुत ही वो इंसल्ट हो रही थी, ह्यूमिलेट हो रही थी अपने बेटे के हाथों की, जो उससे उससे फीलिंग के आगे एक वर्थलेसनेस की, मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने बलिदान दे दिया मेरी पूरी जिंदगी का मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, बट इन रिटर्न आई गॉट नथिंग, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। माइंड डिस्पेयर, ब्लैक होल लुकिंग इनटू इट। तो इसका रूब्रिक एक अच्छा रूब्रिक है, माइंड डिस्पेयर, ब्लैक होल लुकिंग इनटू अ ब्लैक होल। तो प्रेस्क्रिप्शन 1 डोज फैल्कोपी 30, तो इसको फैल्कोपी 30 दी गई। Her state of mind was exactly matching with that of Falcope, having capacity to fly high with super fast speed but is caged। तो उसका जो मन का स्थिति जो था वो कैसा था, सेम फैल्कोपी की तरह मैच कर रहा था, मतलब उसको उड़ने की तो, ऊंचा उड़ने की तो क्षमता है बहुत ही तेज स्पीड से, लेकिन वो अभी बंदी है। फैल्कोपी पर्सन has immense talent. You can compare the talent with the wings of falcon. The wings are so strong that once they take a flight into sky, they can fly with a speed of around 250 to 388 मीटर पर आवर। सो बता रहे हैं सर कि फैल्कोपिन जो है उसमें बहुत बहुत गुण होता है, और हम इसका टैलेंट को एक फैल्कोपिन जो बर्ड है उसके विंग्स से कंपेयर कर सकते हैं। वो विंग्स इतने मजबूत होते हैं कि एक बार उसने एक उड़ान भरी आसमान में तो वो उड़ते रह सकते, कितने, इतने 250 टू 388 मीटर पर आवर की स्पीड से। और ये इतनी तेज स्पीड है फैल्कन की। यू वुड नेवर सी अ फैल्कन फ्लाइंग ओवर ट्रीज लाइक क्रोज और स्पैरोस। तो इनको कभी हम देखेंगे नहीं ऐसे पेड़ों पे उड़ते, जैसे क्रोज को देखते हैं या स्पैरोस को देखते हैं। फैल्कन फ्लाइज हाई अबव द माउंटेन्स, अबव द क्लाउड्स। दिस इज द अनमैच्ड टैलेंट। सो फैल्कन को हम पहाड़ों के ऊपर बादलों में उड़ते देखते हैं, यही उसका टैलेंट है जो किसी से मैच नहीं हो रहा है। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट इज अ फ्रेज अप्रोप्रिएट टू फैल्कन्स। तो फैल्कन्स के लिए फ्रेज अप्रोप्रिएट बैठता है कि स्काई इज द लिमिट, मतलब उतना ऊंचा उनमें क्षमता रहती है। Now imagine this falcon who is having a great capacity to fly high above the mountains with a high speed, and now the wings of the falcon are cut off and clamped. Now this helpless falcon is being captivated in a zoo or cage. What may be the emotional or mental state of a falcon? तो अब हमको कल्पना करना है कि एक जो फैल्कन है उसके पास बहुत क्षमता है उड़ने की, पहाड़ों के ऊपर बहुत तेजी की स्पीड रफ्तार से, और अब उसके विंग्स को कट कर दिया गया, उसको या तो ऐसे परिस्थिति से बांध दिया गया है। तो अभी ये फैल्कन जो है हेल्पलेस है और वो अभी जू या केज में रख दी गई है, तो उसका इमोशनल और मेंटल स्टेट अभी क्या होगा फैल्कन का। This is the only remedy who is absolutely intelligent, efficient, capable, but wholeheartedly agrees to the environment along with the domination, but they become sick only when someone criticizes her about her existence, about her talent, about her qualities and abilities. This is what Falcon doesn't like at all. तो यही अकेले एक रेमेडी है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, एफिशिएंट भी है, उसमें कार्य क्षमता भी है और बहुत ही दिल से वो सहमत हो जाती है अपने एनवायरनमेंट वातावरण में रहने को, जिसमें कि डोमिनेशन हो सकता है। बट लेकिन ये बीमार कब पड़ते हैं, वो तभी होते हैं जब कोई उसको क्रिटिसाइज करता है, उसमें कमी निकालता है, उसकी सर्वाइवल, उसकी जो एग्जिस्टेंस है उस पे, उसकी जो क्षमता है उस पे, उसकी जो गुण है उसकी क्षमता उस पे कोई प्रश्न उठाता है, क्रिटिसाइज करता है, तब उसमें सिकनेस की स्टेट आती है। तो ये ही जो चीज है ये फैल्कन को नहीं पसंद आता है।
तो इसके लिए रूब्रिक्स हो गए, माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम शेम, फिर माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम mortification, mind ailments from domination, mind ailments from domination for a long time, mind anger cold and detached, mind anxiety children about his, anxiety family about his, blissful feeling, climbing desire to climb, wanted to fly high, confidence want of self confidence, self depreciation, fell into her own eyes, confidence, want of self confidence, talking, amelioration, contemptuous of self, that is, what have I done in my life, delusion, flying, rushing towards the stars, the efficacy and the qualities to do research in medical field. Delusion, trapped he is, that is, couldn't fly because of domination. Delusion, prostitute is a that no respect and position in society. Delusion, unsupported, that is, couldn't fly, nobody supported her, pursue her for MBBS course and research. Delusion, worthless she is, that is, after the humiliation and insult by her own family members, for whom she sacrificed everything wholeheartedly. For despair, lost, thinks everything is. No hope, no looking back, nothing can be rectified, not achieved, and all is dark ahead. तो कोई आशा नहीं है, पीछे देख के अब कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी अब करेक्ट नहीं किया जा सकता है, कुछ भी अभी अचीव नहीं किया जाता, मतलब कि अब सिर्फ अंधकार ही है आगे। तो फॉलो अप ये केस का, the very next day, she said she started seeing some objects, and after 7 days, she could clearly see from her left eye. तो नेक्स्ट डे ही जब फाइल कॉपी दी गई, उसके नेक्स्ट डे उसने कहा कि उसको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, और 7 दिन के बाद वो क्लियरली देख पा रही थी अपने लेफ्ट आई से. शी सेड, now I could clearly put thread in the needle. I can see you again now, which was something unbelievable for her. तो वो फिर बोली कि अभी मैं सुई में धागा भी लगा लेती हूँ, और मैं अब फिर से सिलाई कर सकती हूँ, जो कि उसके लिए बहुत अविश्वसनीय था. She is doing absolutely fine since 4 years after that medicine. I haven't stopped any of her diabetic medicines as she has been taking for quite a long time, 30 years for now. तो वो 4 साल से काफी अच्छी चल रही है, और लेकिन सर ने उसकी कोई भी डायबिटिक मेडिसिन को रोकी नहीं है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से, मतलब 30 साल के पीरियड से ले रही है. This case was presented along with patient's testimonial video in front of more than 300 doctors in national seminar. Homeopathy heals deep pathological conditions only. We homeopaths should have that confidence and faith. Then sky is the limit. तो ये केस जो है सर ने पेशेंट टेस्टिमोनियल के साथ प्रेजेंट किया था 300 डॉक्टर्स से ज्यादा की नेशनल सेमिनार में, और एक डीप पैथोलॉजिकल कंडीशन भी होम्योपैथी हील करती है, बट सिर्फ हम होम्योपैथ्स को कॉन्फिडेंस और फेथ रखना होगा, और तब स्काई लिमिट होगा हमारा. तो केस नंबर 3 हम करेंगे, आई थिंक सो नेक्स्ट सैटरडे. व्हाट यू ऑल से? नहीं तो ज्यादा हो जाएगा. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम. हाँ सर, बोलिए बोलिए सर. हाँ, कितनी चीजें क्लियर हो गई, मतलब नहीं, जैसे हम खुद को भी वो कर सकते हैं, पेशेंट को भी काउंसलर, कुछ चीजों को होने से भी बचा सकते हैं. ये बुक का इतना फायदा है दैट आई कैन से, मतलब कि मार्वेलस वर्क. मतलब थर्ड आई सच में खुल गई ऐसा हो जाता है ये पढ़ने के बाद.
थैंक यू एवरीवन, आप लोग सब हैं तो और अच्छा लग रहा है। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ।